हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एक्सप्रेस यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उपासना जैन स्वागत करती हूँ आपका रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या होगा। सबसे पहले हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यू किस टाइप का बनेगा वो डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का प्रॉपर तरीके से ओवरव्यू लेंगे। अगर कोई जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट उस न्यूज़ से रिलेटेड है तो वो डिस्कस करेंगे, और अगर मैप बेस्ड कोई न्यूज़ है तो उसके बारे में भी हम प्रॉपर तरीके से उसकी लोकेशन जानेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन के साथ। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आज के सेशन की, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने दिन की शुरुआत एक प्यारे से कोट के साथ में करते हैं। तो भाई देख लेते हैं आज का कोट क्या है। तो आज का कोट है, कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ इसके बारे में। अगर आप कुछ भी नया करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए। क्यों? और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि भाई हार हो जाएगी। आपकी हार कभी नहीं होती। हम लोग या तो कुछ सीख जाते हैं या फिर कुछ जीत जाते हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ नया से नया ट्राई करते रहना चाहिए। तो यही एक लाइफ है, और लाइफ का मतलब यही होता है कि वो सिखाना, मतलब लाइफ में ना हम लोग सीखते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप सब लोग इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़, जो कि आपको एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, और अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी ये न्यूज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकती हैं, एज पर आर नॉलेज। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए ये सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं आज फर्स्ट न्यूज़ क्या है। फर्स्ट न्यूज़ की बात करें तो 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की यहाँ बात की गई है। प्रॉपर तरीके से न्यूज़ क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों के लिए एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस देश ने देश के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो यहाँ हम करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई इसका करेक्ट आंसर बन जाता है चाइना। चाइना इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, जी हाँ। और चाइना के बारे में अगर कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाइना के बारे में अगर कोई भी न्यूज़ हमें दिखती है तो उसे अच्छे तरीके से हमें समझना ज़रूरी है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं इसके बारे में। 6 नवंबर को चाइना ने सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च कर दिया क्या, 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स फ्रॉम दी जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्टर्न। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग कहाँ की, सिचुआन प्रांत की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सिचुआन प्रांत कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये हमें मिल जाता है चाइना में, और यहीं से इन 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ये जो उपग्रह है ना, ये योगन 35 तारामंडल से रिलेटेड है। उन्हें लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट के द्वारा वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में मैं आपको बता दूं, लॉन्ग मार्च सीरीज के कैरियर रॉकेट का इस्तेमाल करने वाला यह चीन का 396वां मिशन है। मतलब 396वां नंबर का ये मिशन हमें देखने को मिला, कहाँ का, चाइना का। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, यहाँ मैं बता दूं मार्च 2019 में चीन के लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट ने सफलतापूर्वक अपना 300वां प्रक्षेपण पूरा किया था। अब यहाँ पूछा जाएगा अगर आपसे क्या मतलब 300 मिशन कब पूरे किए थे चाइना ने, तो ये आप बता दीजिएगा। मार्च 2019 में 300 मिशन कंप्लीट किए थे चाइना ने। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं, इसने एक बार नए संचार उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित भी किया, और इस रॉकेट को 1970 के बाद से चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य प्रवास भी माना जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें देखी, समझी और जानी, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी समझी और एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा वो भी हमने डिस्कस किया। तो आई होप सब लोगों को चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए, अगर आप लोगों को चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाए। चलिए मूव करते हैं आज की अगली न्यूज की। ये क्या चीज है, समझ में आ रहा है? मैं समझा देती हूँ, बाकी देख लेंगे क्वेश्चन और प्रॉपर न्यूज में। यहाँ पर हेडलाइन बनी हुई है क्या, याहू स्टॉप्स ऑपरेटिंग इन, या तो कंट्री हो सकता है या फिर स्टेट हो सकता है, स्टेट तो नहीं होगा, कंट्री होगा या फिर कॉन्टिनेंट हो सकता है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा क्या याहू ने किस देश में परिचालन बंद कर दिया। मतलब याहू सबको पता है क्या चीज है, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या चीज है याहू। चलिए वैसे तो सबको पता ही होगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है चाइना। जी हाँ, चाइना इसका करेक्ट आंसर हम लोग को देखने को मिल जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं इसके बारे में, याहू ने घोषणा की है कि भैया वो जो है ना, देश के तेजी से कठिन वाणिज्यिक और कानूनी माहौल के कारण 1 नवंबर 2021 को मुख्य भूमि चीन में सेवाएं प्रदान करना बंद कर देगा। तो क्या होगा, गूगल चलेगा? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ बात कर लेते हैं इसके बारे में, यहाँ देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ बात की गई है इस घोषणा के साथ याहू की चीन में 22 साल से मौजूदगी जो थी वो खत्म हो जाएगी। मतलब 22 सालों से प्रेजेंट रहा क्या याहू, कहाँ पर, चाइना में। अब ये जो अनाउंसमेंट की गई है ना, इस अनाउंसमेंट के बाद 22 सालों की जो प्रेजेंस रही है किसकी, याहू की, कहाँ पर, चाइना में, वो प्रॉपर तरीके से एंडिंग हमें उसका देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें ये अनाउंसमेंट की गई है जो, अगर ये कंप्लीट वे में देखने को मिल जाती है तो इसके बाद में क्या क्या हमें स्टेप्स देखने को मिलेंगे वहां पर। इसका मतलब ये होगा कि भैया जो याहू वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने यूज भी किया होगा। याहू फाइनेंस और याहू के स्वामित्व वाली अन्य वेबसाइट्स जैसे AOL.com, टेक क्रंच और मतलब बहुत सारी जितनी भी वेबसाइट्स है ना याहू से रिलेटेड, या फिर याहू से रिलेटेड और भी कोई चीज है, तो वो सारी चीजें बैन हो जाएंगी, चीन में उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी कंट्री से ये रिलेटेड मुद्दा हमें देखने को मिलता है। चलिए यहाँ अगर हम बात करें, अमेरिकी इंटरनेट कंपनी लिंक्डइन ने पहले ही 14 अक्टूबर को अपने केवल चीनी सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क को बंद करने की घोषणा कर दी। तो यहाँ पर बताया गया है क्या, लिंक्डइन के बारे में, जो कि यूएस इंटरनेट कंपनी है, वो ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुकी है किस चीज का, द क्लोजिंग ऑफ इट्स चाइनीज ओनली सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क ऑन 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को ही यूएस ने इस चीज के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि भैया चीन के लिए मना कर दिया गया था। कौन सी कंपनी को, लिंक्डइन, सबको पता होगा इसके बारे में भी। तो यहाँ पर इस टाइप के स्टेप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की, क्या है ये चीज, समझ में आ रही है। बुक के बारे में यहाँ बात की गई है, सुधा मूर्ति, द सेज विद 2 हॉर्न्स, मतलब अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी। यहाँ बात की गई है इस बुक के बारे में। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किनके द्वारा इस पुस्तक को पब्लिश किया गया है। मतलब द सेज विद 2 हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी डैश द्वारा प्रकाशित किया गया है। So if we talk about our correct answer is सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ बात कर लेते हैं कुछ इनके बारे में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन ये हैं, ठीक है, और जानी मानी लेखिका भी रह चुकी हैं, मतलब हैं अभी भी सुधा मूर्ति। उन्होंने द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी शीर्षक से अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी श्रृंखला में अपनी 5वीं, क्योंकि ये 5th एडिशन इस बार लॉन्च हुआ है, ठीक है, और ये इसीलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है।
यहाँ बताया गया है अपनी 5वीं और अंतिम पुस्तक का विमोचन उनके द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सुधा मूर्ति जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। 5th एडिशन हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, जो कि फाइनल एडिशन हमें देखने को मिला। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्या श्रृंखला में राजाओं और रानियों, देवी देवताओं, ऋषियों और अद्भुत पुरुषों और महिलाओं की कहानियों को चिन्हित किया गया है। तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किसके बारे में यहाँ बात की गई है। वैसे तो आप लोगों को इमेज से भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है और न्यूज क्या है डिस्कस कर लेते हैं। चलिए न्यूज में यहाँ समझ में आ रहा है क्या नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों का, द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। So if we talk about our correct answer is 7th November। 7th November इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में। यहाँ मेंशन है 7th नवंबर और ये आइकॉन है, मतलब ये सिंबल है, कैंसर को ये प्रिडिक्ट करता है, कैंसर को ये शो करता है। ठीक है, तो ये सिंबल आपको पता होना चाहिए कौन सी डिसीज से रिलेटेड कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। 7 तारीख को मतलब 7 नवंबर को भारत कैंसर और इसके लक्षणों और साथ में उपचारों के विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को ऑब्जर्व करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर दुनिया भर में मृत्यु दर का दूसरा सबसे बड़ा कारण भी बताया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात की गई है यहाँ पर 7 नवंबर की, और 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ में अगर मैं आपको बता दूं, WHO सबको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कैंसर दुनिया भर में मृत्यु दर का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो भी माना जाता है। चलिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डेटा के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। 2018 में दुनिया भर में लगभग 18 मिलियन मामले थे, जिसमें अकेले भारत में 1.5 मिलियन मामले शामिल थे। तो यहाँ बात की गई है ओवरऑल 2018 के पूरे वर्ल्ड के लेवल की बात। वर्ल्ड में थे 18 मिलियन और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के थे 1.5 मिलियन। तो ये बहुत ज्यादा रेशो हमें देखने को मिल जाता है। भारत में दुनिया भर के 9.5 मिलियन की तुलना में 2018 में लगभग 0.8 मिलियन लोगों की कैंसर से मृत्यु भी हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डेटा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्या पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन रहे थे? डॉक्टर हर्षवर्धन जी रहे थे। उन्होंने 7 नवंबर 2014 को घोषणा की कि हर साल नवंबर के 7वें दिन को एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिन को मनाया जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, किन्होंने कौन से ईयर में इस चीज को मनाने के लिए घोषणा की गई थी, किनके द्वारा, अनाउंसमेंट किनके द्वारा की गई थी। तो आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और अगर आ रही हैं तो प्लीज करके आप लोग बता दीजिए यस मैम समझ में आ रही हैं, और अगर कहीं भी डाउट है तो भाई जरूर से जरूर आप लोग बताइए। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की। ये क्या है समझ में आ रहा है? फोन पे ऐसा कुछ लिखा है। चलिए न्यूज क्या बनेगी, क्वेश्चन क्या बनेगा देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ फोन पे इज लोकेटेड इन डैश, मतलब फोन पे का मुख्यालय डैश में स्थित है। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब कर्नाटका की बात करें तो बैंगलोर में हमें देखने को मिल जाता है क्या, फोन पे का हेडक्वार्टर। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्या डिजिटल भुगतान कंपनी कौन सी? फोन पे। फोन पे ने ऑनलाइन डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन देन के लिए एक टोकन समाधान जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सेफ कार्ड। सेफ कार्ड का अनावरण कर दिया। ठीक है, तो इसका अनावरण फोन पे के द्वारा किया गया है। तो यह चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए।
आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्या एग्जाम में और क्या क्या पूछा जा सकता है। इससे पहले सितंबर 2021 में आरबीआई ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध डिवाइस, साथ में टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क भी बनाया था। तो ये चीज़ें हमें स्टार्टिंग में कब देखने को मिली थी, सितंबर 2021 में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिली थी। कार्ड ऑन फाइल का जो अर्थ है वो क्या है मैं आपको बता दूं, व्यापारी भुगतान में आसानी के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी, इन सब चीज़ों के क्रेडेंशियल्स को भी स्टोर करके रख सकता है। कार्ड ऑन फाइल का जो मतलब है वो ये बताया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज़ की। किस चीज़ से ये न्यूज़ रिलेटेड है? कोविड-19 से रिलेटेड है। कोविड-19 की वैक्सीन जैसा कुछ लग रहा है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा क्या ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की डैश गोली को मंजूरी दे दी। तो भैया यहाँ बात की गई है कौन से नंबर की ये जो दवाई है इसको परमिशन मिली है। तो अगर हम यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के लिए बन जाता है फर्स्ट। जी हाँ, पहली गोली को हाल फिलहाल में मंजूरी मिली है। प्रॉपर तरीके से न्यूज़ क्या है मैं आपको समझा दूं। रोग सूचक कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली दवा को ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्या मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, एंटीवायरल मोल्यूनिपिरिवर को हल्के से माध्यम कोविड-19 के रोगियों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को कम करने में सुरक्षित, साथ में इस प्रभाव को पाया गया है जो इस स्थिति को विकसित करने के जोखिम में है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस चीज को परमिशन दे दी गई है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि क्या रहने वाली है, जो कि रहने वाली है आदि शंकराचार्य जी के बारे में। कौन है ये, किस बारे में न्यूज़ है, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पूछा गया है सीधा क्या क्वेश्चन में हमें देखने को मिला है क्या। क्वेश्चन की बात करें तो हु विजिटेड केदारनाथ इन उत्तराखंड ऑन November 5th 2021 टू इनॉग्रेट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मेथड रिलेटेड टू द रीडेवलपमेंट ऑफ केदारनाथ। मतलब केदारनाथ के पुनर्विकास से संबंधित प्रमुख बुनियादी जो ढांचा परियोजना है उनका उद्घाटन करने के लिए 5 नवंबर 2021 को उत्तराखंड में केदारनाथ का दौरा किनके द्वारा किया गया। तो अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, अच्छा एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अगर ऑप्शन में लिखा है क्या नरेंद्र मोदी जी का नाम है, तो भाई आप लोगों को आंख मीच के मार देना है। आंख मीच के तो नहीं खैर, बट हाँ 90 to 95% केसेस में आंसर नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी है, थोड़ा सा एग्जाम के टाइम पर ना फोकस हो जाना है। चलिए बात कर लेते हैं आज की इस बारे में और कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं इसके बारे में। अच्छा यहाँ मैं बात करूं ऑन November 5th, और डेट के अकॉर्डिंग मेरा आपसे क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन पूछने का क्या मकसद है ना, पूरा स्टेटमेंट समझाने का डेट के साथ में, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में ना स्टेटमेंट डेट्स के साथ में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए डेट भी आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी अब के पैटर्न को देखते हुए। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया कहाँ पर, केदारनाथ में, इन जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। क्यों? टू इनॉग्रेट critical infrastructure projects connected to the rebuilding of the city। तो यहाँ बात की गई है इनके बारे में। अच्छा यहाँ मैं बता दूं और कुछ इनके बारे में। The PM unveiled the statue of Sri Adi Shankaracharya at the, अच्छा यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी बता दूं कि भाई आदि शंकराचार्य जी के बारे में
इन्होंने इनका स्टैचू का अनावरण किया। किन्होंने? प्रधानमंत्री जी ने। कहाँ पर? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के मैदान में पुनर्निर्मित श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि में श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, 2013 में केदारनाथ बाढ़ के दौरान समाधि क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो यहाँ पर हमें ये चीजें देखने को मिली थी। 2013 की जो बाढ़ है वो सब लोग को पता होगी। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। इंडियाज फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च। अब पूछा जाएगा क्या ये कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है इंडिया में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों का। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेगा क्या द फर्स्ट ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर इन इंडिया has been inaugurated at Jio World Drive Mall of Reliance Industries in which state? So, if we talk about our correct answer is महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को। भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में विकसित किया गया। तो एक चीज और यहाँ आपको पता चली, जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल जो है वो कौन से इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है? रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। और अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्या मल्टीप्लेक्स श्रृंखला पीवीआर लिमिटेड ड्राइव इन थिएटर को चलाएगी और उसका प्रबंधन भी करेगी। मतलब प्रॉपर तरीके से जो मैनेज करने की बात की गई है वो पीवीआर लिमिटेड अब मल्टीप्लेक्स चेन के द्वारा इसकी बात की गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं द थिएटर वाज ओपन इन कोलैबोरेशन विद रिलायंस रिटेल एंड पीवीआर a multiplex company। as already I told you PVR लिमिटेड जो है वो एक मल्टीप्लेक्स चेन है, उसके द्वारा इसको रन किया जाएगा और मैनेज भी किया जाएगा। चलिए ये एक टाइप का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला है विद रिलायंस रिटेल एंड पीवीआर जो कि एक मल्टीप्लेक्स का चेन है। यहाँ मैं आपको बता दूं अराउंड 290 कार्स कैन बी पार्क्ड एट दी फैसिलिटी। मतलब यहाँ पर सुविधा में 290 कारों को खड़ा किया जा सकता है। चलिए फर्स्ट मूवी की बात करें, क्योंकि ये फर्स्ट हमें देखने को मिला है तो अभी आप लोगों ने देखा होगा अक्षय कुमार, सबको पता ही है कौन से हीरो हैं, किस चीज से रिलेटेड है, सबको पता होगा। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं मूवी की। तो मैं आपको बता रही थी अक्षय कुमार अभिनीत सूर्यवंशी सिनेमा में दिखाई जाने वाली पहली फिल्म थी। तो मतलब सूर्यवंशी जो मूवी आई है सबको पता ही होगा, ठीक है। दिवाली वाले दिन, दिवाली के आसपास ये रिलीज हुई थी तो सबको पता होगा इस मूवी के बारे में। सूर्यवंशी जो थी ना वो पहली मूवी इसमें दिखाई गई थी पब्लिक को। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले न्यूज के साइड में। तो न्यूज क्या है? सिक्योरिटी डायलॉग की यहाँ बात की गई है। क्या न्यूज है? क्वेश्चन क्या बनेगा डिस्कस कर लेते हैं। आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं कौन सा देश 10 नवंबर 2021 को अफगानिस्तान पर सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो अगर हम यहाँ बात करें क्वेश्चन की तो पूछा है विच कंट्री इज सेट टू होस्ट सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान ऑन November 10th 2013। So if we talk about our correct answer is हमारी प्यारी सी कंट्री इंडिया। इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। ये फ्लैग आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस प्रॉपर न्यूज के बारे में। 10 नवंबर को 2021 को भारत अफगानिस्तान पर सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करने वाला है, ठीक है।
तो ये चीजें हमें देखने को कब मिलेंगी, 10 तारीख को देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रशिया, ईरान एंड द अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन द डायलॉग हैज बीन कन्फर्म्ड। मतलब वार्ता में रूस साथ में ईरान और अन्य मध्य एशियाई देशों की भागीदारी की पुष्टि भी की गई है। तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली हैं। इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। साथ में यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल सेंट्रल एशियन कंट्रीज विल बी रिप्रेजेंटेड, नॉट जस्ट अफगानिस्तान क्लोज ज्योग्राफिकल नेबर्स। मतलब पहली बार सभी मध्य एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा एक साथ में, न कि केवल अफगानिस्तान के करीबी भौगोलिक पड़ोसियों का। मतलब यहाँ बात की गई है पूरे सेंट्रल एशिया को ना इस वाले समिट में, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में, इस वाली मीटिंग में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, इवेंट हम कह सकते हैं, राइट। मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा डायलॉग हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वाले डायलॉग में पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया को कवर किया जाने की बात की जा रही है ऑलमोस्ट। अब यहाँ मैं आपको बता दूं एक और ब्रेकिंग न्यूज क्या है। चाइना और पाकिस्तान दोनों हमारे आसपास की कंट्री हैं, ठीक है। चाइना इधर की साइड है और पाकिस्तान हमारे इधर की साइड। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज बन सकते हैं वो सारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? पाकिस्तान तो भाई हमारा ही पार्ट है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। और चाइना की बात करें तो चाइना हमारे बिल्कुल ही ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों कहीं से भी अटैक भी कर सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बना सकते हैं जो हमें ये बहुत ही ज्यादा थ्रेट वाली सिचुएशन ये क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए हमें इनके बारे में पढ़ना जरूरी बन जाता है। चलिए, चीन और पाकिस्तान को भी वार्ता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल जाएंगे चीन और पाकिस्तान, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। अब देखो वो लोग आते हैं नहीं आते, जब डायलॉग होगा तब डिस्कस कर लेंगे। चलिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि भाई पाकिस्तान तो पहले ही मना कर चुका है। चलिए, डर गया, पता नहीं डर गया या नहीं, एनीवेज बोलेंगे नहीं हम लोग, देखेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड हैज स्टेटेड दैट इट विल नॉट पार्टिसिपेट। पाकिस्तान ने दूसरी ओर प्रॉपर तरीके से मना कर दिया। चलिए देखते हैं न्यूज, जब ये पूरा डायलॉग हो जाएगा इसके बाद फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज देख लेते हैं आज की अंतिम न्यूज क्या है। हैप्पी बेस्तु वरस, ये क्या चीज है, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पूछा गया है क्या, गुजराती न्यू ईयर डब्ड एज बेस्तु वरस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर डैश। मतलब गुजराती नववर्ष जिसे बेस्तु वरस भी कहा जाता है, पूछा गया है कौन से नवंबर को इसको मनाया गया। अगर यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 5 नवंबर। जी हाँ, 5 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया गया था। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता दूं क्या, यहाँ पर बात की गई है यह दिन जो है ना वो कार्तिक महीने में हिंदू कैलेंडर की प्रतिपदा तिथि को आता है। मतलब गुजराती नववर्ष की शुरुआत शुक्ल पक्ष में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अबाउट बेस्तु वरस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण, सबको पता ही होगा, लॉर्ड श्री कृष्णा जी इससे रिलेटेड थे, ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ बात की गई है किद्वंती के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रारंभिक वर्ष ब्रज में बिताए थे। ये भी आपको पता होगा, जहां उन्होंने भगवान इंद्र के प्रसाद पर सवाल भी उठाया था। तो वहां पर हमें ये स्टोरी है प्रॉपर तरीके से, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने तुष्टिकरण का तिरस्कार किया और लोगों को वह करने के लिए प्रोत्साहित किया जो सही था और धर्म द्वारा उन्हें अनुमोदित भी किया गया। इसके बाद इसका परिणाम निकला। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों द्वारा भगवान इंद्र के प्रसाद को रोक दिया गया। ये प्रॉपर स्टोरी है, ठीक है। जिनके घर में ये चीजें सेलिब्रेट होती है ना तो उनको इसको समझने में इजी रहेगा बहुत ज्यादा। भगवान इंद्र ने
जवाबी कार्यवाही में ब्रिज क्षेत्र को जबरदस्त बारिश और गरज के साथ में पटक दिया। इसके परिणाम स्वरूप संपत्ति और पशुधन का भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिला। चलिए, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर मवेशियों और पशुओं को शरण देने के लिए कष्टों का अंत किया। तो यहाँ पर बात की गई है गोवर्धन पहाड़ के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। भारत ने हार मानने से पहले 7 दिनों तक ऐसा किया और 8वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने हार मानने से पहले 7 दिनों तक ऐसा किया और 8वें दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तो यहाँ पर बात की गई है इनके बारे में। इस तरह से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की जो परंपरा है उसको स्टार्ट किया गया। अगर आप लोगों के घर में गोवर्धन पूजा होती है, ठीक है, तो आप लोगों ने स्टोरी भी डेफिनेटली सुनी होगी और उस स्टोरी में इन चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी डिस्कस करी। आई होप चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप लोग कहाँ पर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं उन चीज़ों का आंसर करने का प्रॉपर तरीके से ट्राई करूँगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक